अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड कल तकरीबन 1930 डॉलर तक चला गया था। 1930 ही वही आंकड़ा है जो एक बार गोल्ड ने टच किया था और उसके बाद तकरीबन 1907 और 1908 तक के लोज बनाए थे। अगेन 1930 से रिट्रेसमेंट हुआ गोल्ड का। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड पुष्पराज बन के बैठा है। इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन नंबर्स आने के बावजूद गोल्ड में क्रैक नहीं आया। अगर आपको याद हो तो मैंने सीपीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको लाइव स्ट्रीम में बताया था, जिस तरीके से गोल्ड के आंकड़े बढ़ के आए हैं उस तरीके से गोल्ड को $1890 हो जाना चाहिए था, और गोल्ड उस टाइम 1912-1913 ट्रेड कर रहा था। पीपीआई के नंबर भी बढ़ के आए, बट गोल्ड ने उसको भी रिएक्शन नहीं दिया और उसको भी टोटली इग्नोर कर दिया और गोल्ड प्राइसेस वहीं पे खड़े रहे। ये हो गई हमारी थर्सडे तक की बात। फ्राइडे सुबह के वीडियो में मैंने आपको ये वाला बताया था कि गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। काफ़ी डेटा जो मेजर डेटा थे, ऐसे नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया या होम सेल्स का डेटा आया, इन्फ्लेशन के डेटा को उसने इग्नोर किया और गोल्ड ने क्रैक नहीं किया। इसका मतलब गोल्ड में फ्राइडे तक वैल्यू बाइंग हो रही थी, $1900 को सेव किया जा रहा था। 1930 तक डॉलर गया, गोल्ड गया मेरा मतलब है, लेकिन उसके बाद गोल्ड ने कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और उसके बाद गोल्ड में एक वीकनेस जैसी मूवमेंट शुरू हो गई थी। गोल्ड ने फाइनली क्लोज 1920-22 डॉलर के आसपास दिया है। अब दिक्कत यह है कि अगले हफ्ते जो है फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फाइनली फेड डिसाइड करेगा कि उसे इंटरेस्ट रेट हाइक करना है कि नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे। उन्होंने बोला था कि जो भी उनका रेट हाइक रहेगा वो डेटा ड्रिवन रहेगा, बट डेटा जो है वो अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखोगे तो एक अच्छी खबर है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, कि इन्फ्लेशन थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। सॉफ्ट नहीं हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही है लॉन्ग टर्म चार्ट से, बट जिस तरीके से मंथली आंकड़े आए हैं थोड़ा सा अपटिक ज़रूर इन्फ्लेशन के नंबर्स में दिखाई दे रहा है। अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने एक आई थिंक थर्सडे आपको अपडेट दिया था या फिर वेडनेसडे दिया था सीपीआई के बाद, कि जो मेजर इन्फ्लेशन के अंदर पोर्शन है वो फ्यूल का है और रेंट्स का है। फ्यूल का तो आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल कितना ऊपर चल रहा है, उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस ऊपर हैं। एक रेंट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। रेंट अगर ऊपर रहता है तो यूएस में बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यूएस में अभी भी काफ़ी पब्लिक जो है रेंट पे करती है और वहाँ के रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट अभी मैं कोई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 46% ऑफ अमेरिकन का जो मंथली इनकम है, यानी कि अगर कोई $100 कमाता है तो उसके 46 से $48 जो है पहले रेंट पे जाते थे, अब 56 से लेके 60% उसकी जो इनकम है वो रेंट में जा रही है। ये 40 to 45% या 46% अमेरिकन की बात है जो रेंट पे रहते हैं। और अब जिस तरीके से अब जो नए मॉर्गेज रेट हैं, और एक मॉर्गेज रेट्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ और है, अक्टूबर से जो स्टूडेंट लोन के जो ईएमआई थे वो वापस से रिन्यू हो जाएंगे। कोविड के टाइम पे स्टूडेंट लोन की जो ईएमआईज हैं वो यूएस गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दी थी, अब अक्टूबर से वो भी शुरू हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि जितनी रिजिलियंट इकोनॉमी दिखाई दे रही है कि रिटेल सेल्स भी बहुत ऊपर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी हुई है, ना ही कोई अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रही है ढंग से, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ढंग का दिखाई दे रहा है, तो वो अब हो सकता है कि विंटर्स में थोड़ी सी अब हमें दिखाई देने लगे, बिकॉज नए मॉर्गेज भी किक इन होंगे। नए मॉर्गेज जो है 7.5% के आसपास किक इन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 2 साल पहले तक अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको 2.5% इंटरेस्ट देना है, अब अक्टूबर से 7.5 से 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट होगा। जिनका अनलॉक है उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और जो नए लोन लेंगे तो ऑफकोर्स 7 से 7.5% ही है। बाकी अक्टूबर से जो है स्टूडेंट लोन्स की ईएमआई भी किक इन हो जाएगी। तो जब ईएमआई किक इन होगी तो इसका असर हमें नवंबर और दिसंबर से पता लगना चाहिए। अब हम कुछ दिनों बाद ईयर के लास्ट क्वार्टर में एंटर होंगे, दैट कुड बी रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार इन दिस ईयर। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। बट यस, अब हम लास्ट क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होना शुरू हो सकता है, बिकॉज अब जो है इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस वापस से बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी $90 के ऊपर बंद हुआ है,
एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। क्रूड ऑयल के चार्ट पे चलेंगे तो बात करेंगे, बिकॉज सऊदी अरब ने भी बोल दिया है कि वो दिसंबर तक आउटपुट एक्सटेंड करेंगे, और जिस तरीके से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, आप आई एम होप कि आप सेलिंग में नहीं होगे, बिकॉज हम 76-77 डॉलर से बाइंग की बोल रहे हैं। बाइंग की नहीं तो कम से कम आपको चार्ट पे तो पता रहेगा। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बोल चुका हूँ कि 77 डॉलर के बाद से जो भी वीकली एनालिसिस आप देखोगे उसमें आपको यही दिखेगा कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। चार्ट पे चलते हैं और आज देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है, कहाँ गोल्ड जा सकता है, कहाँ सिल्वर और क्रूड ऑयल जा सकते हैं। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट कमेंट्री की और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट आता है टेलीग्राम और ट्विटर पे। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। ये गोल्ड का चार्ट है, 1922-23 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। एक बहुत ही माइल्ड क्लोजिंग हुई है आप कह सकते हैं। वीकली चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। वीकली चार्ट्स में आप देखोगे तो 1900 डॉलर तक ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका था, बट ये जो हमारा साइकोलॉजिकल 1900 डॉलर है वो गोल्ड प्राइसेस ने ब्रीच नहीं किया। और एक ये देखने वाली बात है कि 1900 डॉलर तब सेव हुआ है जब इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े से बढ़े हुए आए थे। अभी भी इन्फ्लेशन एलिवेट होने के चांसेस हैं, बिकॉज मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से परेशान कर सकते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। बाकी इन्फ्लेशन में जो फेडरल रिजर्व की जो एक उनके कदम थे उनसे इन्फ्लेशन काफ़ी टोन डाउन तो ज़रूर ज़रूर हुई है, बट अब जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज अभी भी फ्यूल के प्राइसेस बहुत एलिवेटेड है। अब गोल्ड 1923 डॉलर के आसपास जाके बंद हुआ है, बिल्कुल मोर और लेस वैसी ही एक्सपेक्टेशन थी। बट आप एक चीज ये देख सकते हो, एक मिनट थोड़ा चार्ट्स बड़ा कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो कि 1930 की जो जोन है वो काफी बार गोल्ड प्राइसेस ने ब्रीच करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रीच कर नहीं पाया। काफी अटेम्प्ट हुए, लास्ट 7-8 दिनों में ही देख सकते हो आप, 3 अटेम्प्ट हुए, बट ब्रीच नहीं हो पा रहा है गोल्ड प्राइसेस 1930। तो सबसे पहले तो 1930 ब्रीच करना पड़ेगा गोल्ड प्राइसेस को, और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर गोल्ड प्राइसेस को पॉजिटिव होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, यानी कि 1955 और 50 डॉलर के ऊपर। इसके ऊपर अगर गोल्ड क्लोजिंग दे देता है तब ही गोल्ड के अंदर एक फ्रेश जो बायर्स है उसका इंजेक्शन लगेगा, और उस इंजेक्शन से तकरीबन 2000 डॉलर तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इस साल आपने मेरे वीडियोस देखे हों तो कुछ इसी तरीके से क्रूड ऑयल अटका हुआ था, बार बार 1900 बार बार 74-75 डॉलर जाता था और रिट्रेस हो जाता था। तो फिर काफ़ी महीने बाद जब क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट दिया तो आप विटनेस कर रहे हो कि 75 डॉलर के बाद डायरेक्ट 91 डॉलर ही दिख रहा है। बीच में कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया है। अभी हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो उसकी बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते जो गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जितने भी आप यहाँ डेटा देखोगे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊंगा। ट्यूसडे कनाडा की इन्फ्लेशन नंबर्स है, बिल्डिंग परमिट्स हैं यूएस के। वेडनेसडे ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर्स हैं और वेडनेसडे है हमारा ऑल टाइम फेवरेट फेडरल रिजर्व का ये इवेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। मोरलेस चांसेस तो ये हैं कि फेडरल रिजर्व कोई भी रेट नहीं बढ़ाएगा, बट मेन एक्शन होगा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमेशा एक्शन होता है, स्टेटमेंट में कोई भी इतना कुछ एक्शन नहीं होता है अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स के मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 25 बीपीएस बढ़ाना है और 50 और 75 बीपीएस बढ़ जाए, जो कि बहुत रेयर होता है। मेन फेडरल रिजर्व का जो मार्केट में एक्शन होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रिटिश मॉनेटरी पॉलिसी भी है। उसके बाद यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है।
ये थर्सडे की बात हो रही है हमारी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूरोप का, और उसके बाद 7:30 बजे ही थर्सडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का आंकड़ा जो है अगर ऊपर बढ़ के आता है तो इसका मतलब अभी भी थोड़ी सी जान बची है। थोड़ी सी जान क्या, काफ़ी जान है, बिकॉज होम्स जो है एक बहुत बिग टिकट साइज परचेज है, और अभी भी अगर होम सेल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में अभी भी इकोनॉमी में बहुत रेजिलियंट है। तो ये लंबा आंकड़ा होता है मैक्रो एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे। एग्जिस्टिंग होम सेल्स, न्यू होम सेल्स और मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज, ये तीन डेटा मैक्रो एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्राइडे, रिटेल सेल्स है ब्रिटिश का। मॉनेटरी पॉलिसी भी है जापान की, अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी, तो हमारे हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग ही हो जाएगी। उसके बाद यूरोप के और जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं, ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर्स हैं, और यूएस के भी हैं। तो ये मेजर डेटा हैं जो अगले हफ्ते इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बाकी गोल्ड प्राइसेस अभी भी उनको, ये वाला जो हमारा आंकड़ा है ये ब्रीच करना बाकी है, तभी मार्केट पॉजिटिव जोन में जाएगा गोल्ड प्राइस का। जब तक ये खड़ा है, ये पुष्पराज के लिए लक्ष्मण रेखा है, जब तक ये ब्रीच होके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती, क्लोजिंग होगी कोई कैंडल, तो ही इसके ऊपर हम पॉजिटिव एंट्री करेंगे, और इसके ऊपर तभी हम कंक्लूड करेंगे कि हाँ भाई साहब गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुका है। जब तक 1950 $1955 खड़ा है तब तक गोल्ड पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। एंड वी आर टॉकिंग इन पोजिशनल टर्म, यानी कि वीकली एनालिसिस। इंट्राडे एनालिसिस कैन बी डिफरेंट, इसलिए इंट्राडे एनालिसिस के लिए आप मेरे इंट्राडे वीडियो देख सकते हो जो मंडे टू फ्राइडे आते हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। वी आर टॉकिंग इन पोजिशनल चार्ट, तो प्लीज उसको उस ध्यान से ही देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि गोल्ड खुला $1930 और आप बोलो मैंने 1950, आपने तो बोला था 1950 के ऊपर नहीं जाएगा, तो जब तक पॉजिटिव नहीं होगा और वो 1940-45 चला जाए और आप बोलो अरे मेरा तो अकाउंट खत्म। वी आर टॉकिंग पोजिशनल चार्ट, तो प्लीज उसको पोजिशनल चार्ट की तरह ही देखिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 1950 जैसे कि बोला रेजिस्टेंस है, 1950-55, इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हम $2000 की तरफ जा सकते हैं। 1890, 1890 विल बी ए वेरी 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 गुड सपोर्ट। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1850 और फिर $1800। फिलहाल गोल्ड पोजिशनल चार्ट पे वीक जोन में है। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ने भी एक अच्छी कोशिश करी, 22-30 से जो है 23-30 तक एक ही दिन के अंदर उसने छलांग लगाने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली 22-30 के ऊपर निकल नहीं पाई और $23 के आसपास क्लोजिंग दिए। एक रिस्पेक्टेबल क्लोजिंग मानेंगे $23 की। $23 के ऊपर जो मैनेज किया है इसने, दैट इज ए पॉजिटिव साइन, बट जस्ट अ पॉजिटिव साइन ही है, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। पॉजिटिव ट्रेंड के लिए इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। यह है आंकड़ा 2375 और 2370 का। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है पॉजिटिव जोन में जाके फिर $25 की तरफ जाए। अदरवाइज सपोर्ट हमारा 22-20 का बना हुआ है, $22 का जो था। ये एक हमारा $22 का जो आंकड़ा है, ये जो 2-3 बार यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 22 के बाद उसने तकरीबन $25 बनाया, फिर नीचे आया $22 की तरफ और फिर $25 बनाया और फिर नीचे आएगी। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या पैटर्न है, बट ये पैटर्न तभी ट्रिगर होगा जब $22 के नीचे जाएगा। डबल टॉप जैसी स्थिति बिल्कुल लग रही है, नो डाउट, बट ये पैटर्न तभी क्लिक होगा जब हमारी नेकलाइन टूटेगी $22 की। तो प्लीज उसको उस तरीके से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये डबल टॉप बना और आप नेकलाइन भूल जाओ। डबल टॉप पैटर्न के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन। इसके नीचे जाएगा तो ये वाला पैटर्न ट्रिगर होगा और फिर हम $20 की तरफ जरूर जा सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 2375 जैसे कि मैंने आपको बताया, 2375 का रेजिस्टेंस है,
इफ मार्केट ब्रीच एंड क्लोज अबव दैट देन एक्सपेक्ट $25। 23.75 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $25 की तरफ सिल्वर जा सकती है। $22 की एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इफ मार्केट क्लोज बिलो $22 देन एक्सपेक्ट 21 एंड $20। $22 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 21 और $20 की तरफ जा सकती है। फिलहाल क्रूड ऑयल सिल्वर इज इन वीक जोन। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल यह है हमारा मस्त जो एक आया है इसके ऊपर, बिल्कुल ही कोई इसको फिक्र नहीं है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है। It does not have any worry, it is just keep going up and up. You can check के how good buying are, कितनी जबरदस्त बाइंग हो रही है। कैंडल देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि कहीं भी सेलिंग होने की कोशिश हो रही है। यू कैन चेक कि कितनी जबरदस्त, एक सिर्फ यहाँ पे ही एक थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी थी, फिर उसके बाद हमारा एक डोजी बना, बट फिर अगेन जो जबरदस्त बाइंग हुई है ये वाली कैंडल में और लास्ट वाले कैंडल में भी एक जबरदस्त बाइंग हुई है। बहुत ही जबरदस्त बाइंग आपको दिख सकती है ट्रेंड लाइन में भी और कैंडल्स में भी, दोनों जगह आपको जबरदस्त बाइंग दिखेगी। इस तरीके से बाइंग चल रही है। आई थिंक अभी भी क्रूड ऑयल के अंदर और ज्यादा स्टीम बची है। अब दिक्कत यह है कि इसमें से ज्यादा ये जो 2-3 कैंडल है, एक तो ये वाली 2 कैंडल जो है ये उस टाइम की है जब सऊदी अरब ने अपना कट बोला था कि हम दिसंबर तक कट बढ़ाएंगे। उसके बाद भी अब यह है कि ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है $90 के ऊपर जो बंद हुआ था, ये लास्ट वाला फ्राइडे वाला। अब देखते हैं कि कितनी जान और बची है, बट यस क्रूड ऑयल अभी भी सेलिंग वाला नहीं है। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू सेल क्रूड ऑयल बिकॉज इट इज स्टिल इन heavily bullish zone. Till when it will remain in bullish zone? Well, the answer is till it does not breach our support of $75. Again the support is same, it haven't changed। $75 का सपोर्ट चेंज हुआ ही नहीं है। आई थिंक थोड़ी और 91.50 जो मैंने आपको एक लेवल दिया था, इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीक वीडियो आई हैव गिवन यू द रेजिस्टेंस ऑफ 9150। if market breach and close above that then we will have to change the support, till then the support will remain same। 91.50 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो सपोर्ट थोड़ा चेंज होगा एंड दैट यू विल सी इन नेक्स्ट वीक वीडियो। फिलहाल रेजिस्टेंस मैं 9550 का नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वो बस 30-40 सेंट दूर ही है, बट प्लीज ध्यान रखिएगा एक 9150 और 9170 के बीच भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 9750 का है, 9150 के बाद का रेजिस्टेंस है। प्लीज रिमेंबर आई एम टेलिंग यू दिस ओरली, crude oil has a resistance of 9150 and 9170। this is a very crucial zone for crude oil। 9150 और 9170 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर और जबरदस्त तेजी से भाग सकता है। फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में है तो ख्याल रखिएगा। ट्रेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री। मार्केट कमेंट्री का मतलब है जैसे कि अभी इंट्राडे में कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है या लेवल्स चेंज हो रहा है तो मैं मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आप मार्केट कमेंट्री में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मार्केट कमेंट्री के अंदर डॉलर इंडेक्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P के लेवल्स भी आते हैं। 2 तरीके से मार्केट कमेंट्री आप ले सकते हो, एक तो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन दबा के, तो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन दबाओगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेंगे मेरे मार्केट कमेंट्री, या फिर व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, पेमेंट डिटेल्स उनसे ले सकते हो और मार्केट कमेंट्री आप वहाँ पे ले सकते हो। अब मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।